आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ बेटी। बेटी? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोई माँ नहीं। उसने तो पैदा होते ही मुझे ठुकरा दिया था। मेरी माँ मर चुकी है। ऐसा न कहो, एक बार अपनी माँ के गले लग जाओ। आज आपकी ममता जागी है। आज बेटी को गले से लगाने का ख्याल आया है। इतने सालों से आपकी ममता कहाँ थी? जब मेरा बचपन माँ मांग रहा था, उसका प्यार मांग रहा था। मेरे बचपन को जलाकर आज ममता का अधिकार मांगने आई हो। चली जाओ यहां से, बहुत देर हो चुकी। अब मुझे माँ की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं बेकसूर हूँ, मुझसे झूठ बोला गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। मुझसे कहा गया मेरी औलाद पैदा होते ही मर चुकी थी। आज मुझे पता चला मेरी बेटी जिंदा है, और वो तुम हो। आपकी कहानी और महाभारत की कुंती की कहानी में कोई फर्क नहीं है? हाँ, फर्क है। कुंती ने अपने हाथों से अपने बच्चे को पानी में बहाया था, मैंने तो ऐसा नहीं किया। कुंती अपने स्वार्थ के लिए कर्ण के पास गई थी, और मैं अपने दामन फैलाकर अपनी बेटी के पास ममता की भीख मांगने आई हूं। हो सकता है आपकी कहानी सच हो, पर मैं मजबूर हूं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं जानती हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुनीता, मैं अभी फैक्ट्री के पावर हाउस का सब स्टेशन उड़ा के आया हूं। मशीनें बंद। क्या सब स्टेशन उड़ा दिया? मतलब कल से फैक्ट्री बंद? और मोहनलाल वक्त पर माल नहीं सप्लाई कर सकेगा, और साथ साथ कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। मैं बाहर से वार करूंगा, और तुम उसके घर में घुसकर उसके कफन की तैयारी करती रहना। ये फैसला किया था ना हमने कि हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद करेंगे। याद है ना? याद है। हेलो। हाँ, क्या फैक्ट्री के पावर हाउस में आग लग गई? कैसे? हाँ, मैं भी आता हूं। सुनीता, तुम? जी, नया साल मुबारक। थैंक यू। आप हमेशा कहा करते थे ना, मैं हॉस्टल में अकेली क्यों रहती हूँ, इसलिए बैग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। इंद्रानी, ये सुनीता है, हमारे ऑफिस में काम करती है। ये आज से ही रहेगी, जरा लुक आफ्टर हर। मैं जल्दी मैं भी आता हूँ। बेटी, तुमने तो हमारे घर आने से इनकार कर दिया था, ये अचानक इरादा कैसे बदल दिया? जिस इरादे से किसी का दिल दुखता हो, उसे बदलना जरूरी है, इसीलिए चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया, चलो आओ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल रात हमारी फैक्ट्री का पावर हाउस उड़ा दिया गया। जी, बड़ा अफसोस हुआ। और अफसोस के बावजूद तुमने हमें खबर करने की जहमत गवारा नहीं की। सेठ जी, वो टेलीफोन पर जो खबर आपको दी गई थी, वो मेरे कहने पर दी गई थी। आई सी। लेकिन ये किसकी हरकत हो सकती है, कुछ पता चला? हाँ, चल गया। ओ, है एक नमक हराम जो हमारे नमक पे पल रहा है और जहर उगल रहा है, मगर इसे पता नहीं कि हमने बचपन में अपनी मां की दूध की जगह सांप का जहर पिया है। जो सांप हमें डसेगा वो खुद तड़प के मर जाएगा। राजेश, हम इस फैक्ट्री के तमाम मजदूरों की सांसें रुकती हुई देख सकते हैं, मगर इस फैक्ट्री को या इसकी मशीनों को रुकता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन सेठ जी, ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो आप जैसे खतरनाक आदमी के साए में रहते हुए आपको चैलेंज करे? कौन हो सकता है? गद्दार, जिसने अपने माथे पर वफादारी का लेबल लगाया हुआ है। सेठ जी, आप मुझे बताइए ना, आप हमसे कुछ छुपाइए मत, बताइए ना। हाँ? बताऊंगा जी। तुम्ही को बताऊंगा, इसलिए तो बुलाया तुम्हें।
इस पिस्तौल का कुछ मतलब समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। इस पिस्तौल की गोलियां उस गद्दार के सीने में मौत की कील ठोकने के लिए तैयार है, मगर वो है कौन? लाइटर का क्या मतलब? लाइटर? चौंक? ये वही पड़ा था जहां से पावर हाउस उड़ाया गया। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है, जवाब है। इस लाइटर के जरिए आप अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं। चलिए, कम से कम मैं आपका सिगरेट तो जला दूं। कहीं गलतफहमी की आग में आप वफादारी के रिश्तों को न जला दें। ये लाइटर? चौंक गए ना? है कोई जवाब? सेठ जी, इस दुनिया में तो इंसान के हम शक्ल मिल जाते हैं, ये तो फिर भी लाइटर हैं, और वो भी फैक्ट्री के बनाए हुए हैं। तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या बात है गुरु, किस सोच में डुबकियां लगा रहे हो? और अंधेर खैरियत? गुरु, मन में सोच की मौजें उठती हैं तो माथे पर बल उभर आते हैं। तुम्हारे माथे पर बल कैसे? मैं ये सोच रहा था कि पावर हाउस के जल जाने से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। जब वफादारों का पावर साथ हो तो पावर हाउस जल जाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मतलब ये, अब कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बजरंगी ने वादा किया है कि वो उस नुकसान के जख्म को भर देगा और वक्त पर माल पहुंच जाएगा। रणधीर, तुमने दूर से चमकती हुई रेत देखी? बिल्कुल पानी लगती, लेकिन जब प्यासा भागकर उसके नजदीक जाता है तो उसे पानी नहीं, उसे गरम गरम चमकती रेत मिलती। इसी तरह बजरंगी भी विश्वास दिलाकर धोखे की गरम रेत निकलने वाला है। यानी कि तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ जहर भर गया है। मगर बजरंगी मर्द है, वादा निभाना जानता है, तोड़ना नहीं। जिस दिन वादा तोड़ेगा, वादे के साथ साथ उसका घर भी टूट जाएगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा दोस्त। मैं अपनी मां, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, उसकी कसम खा सकता हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम। बजरंगी। मैनेजर साहब, आप यहां इतनी रात को? बस यही देखने आया था कि काम वाम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। माल वक्त पे तैयार हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तुम जैसे ईमानदार, वफादार और नमक हलाल जैसे लोग कंपनी का बोझ उठाए अपने कंधे पर हैं, तो नफे की इमारत में दरार पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैनेजर साहब, आप नमक हलाल, ईमानदार, वफादार कुछ इस अंदाज में कह रहे हैं जैसे कोई माँ बहन की गालियां दे रहा हो। आपकी बातों से मुझे जलन की बू आती है। ये तो वक्त वक्त की बात है। आज मेरे जुमलों में तुम्हें जलन की बू आती है, लेकिन कल जब तुम मेहनत और ईमानदारी से दिन रात काम करोगे और तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो तुम्हारे जुमलों में भी बू आएगी। लगता है आपका और सेठ का 36 का आंकड़ा है जो आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग सेठ से दबने वाले नहीं हैं। आप शायद भूल रहे हैं, सेठ जी ने हमें दिवाली का बोनस दिया था। बोनस सेठ जी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, वो हैंड बिल्स की वजह से दिया था, जिसे पढ़कर मजदूर भड़क उठे थे। जानते हो, मजदूरों को भड़काने के लिए वो हैंड बिल्स किसने बांटे थे? मैंने। पावर हाउस किसने उड़ाया था? मैंने। और उस दिन मोहनलाल के दफ्तर में वो काली डायरियां चुराने की कोशिश किसने की थी? मैंने। पढ़े लिखे आदमी होकर गद्दारी की बात करते हो और फिर छाती ठोक के कहते हो कि हाँ मैं गद्दार हूं। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म तो मोहनलाल को आनी चाहिए, जिसने इस कंपनी का असली मालिक रतनलाल का खून किया। शर्म तो मोहनलाल को आनी चाहिए, जिसने मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाले गोविंद चाचा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। झूठ झूठ झूठ। गोविंद चाचा की मौत में मोहनलाल का हाथ नहीं था। मोहनलाल का हाथ था, यह सच है। मोहनलाल की फैक्ट्री में उसके काफी वफादार कुत्ते हैं, जैसे हरकुलस, जिसने मोहनलाल के इशारे पर गोविंद चाचा का खून कर दिया। हरकुलस ने? चंपा के पिता। गोविंद चाचा के खून के बाद कभी हरकुलस को इस फैक्ट्री में देखा है? नहीं, आप ठीक कहते हैं, मैंने नहीं देखा कभी। ये इंसानी खाल पहने खूंखार बेड़िया आहिस्ता आहिस्ता तुम गरीबों का खून पी जाएगा। अब भी कुछ करो। उनको खत्म करने के लिए मेरी पिस्तौल से गोली तो निकल चुकी है, लेकिन
निशाने तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरा साथ दो। मैनेजर बाबू, बजरंगी तुम्हारे साथ है। साथ। जज जी, मशीन तो बिगड़ गई है, इसे ठीक कौन करेगा? इस मशीन को ठीक करवाने से पहले हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हेलो। कौन? सुनीता? हाँ, सुनीता बोल रही हूँ। मोहनलाल की तिजोरी में से वो गैर कानूनी कागजात और वो ब्लैक डायरियां हासिल करनी होगी। लेकिन तिजोरी की चाबियों का इंतजाम किसी भी तरह तुम्हें करना होगा। ये लो बेटी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी ममता नहीं, बल्कि बदले की वो भावना खींच लाई है जिसकी आग में तुम बचपन से लेकर आज तक जलती आ रही हो। इस चाबी से अगर तुम्हारे इंतकाम की आग बुझ सकती है तो मुझे ये सौदा भी मंजूर है। लेकिन मुझे ये चाबी देकर आप अपने पति से क्यों गद्दारी कर रही हैं? ये सुहाग मेरी मजबूरी का दाग है, मेरी बदकिस्मती का निशान। सोने चांदी की थाली में खाने वाले लोग बदकिस्मत नहीं होते। एक माँ की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। तुम जिस दौलत की बात कर रही हो उसकी चाबी ये रही, ये लो और ले जाओ सब कुछ। मगर जाने से पहले इस मजबूर माँ को सिर्फ एक बार अपनी सुबह से माँ कह दो, मैं समझूंगी दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई। कह दो बेटी। कहाँ है वो ब्लैक डायरियां? राजेश, मैं क्या? मैं खाली हाथ ही लौटी हूँ, डायरी नहीं ला सकी। खाली हाथ? क्या मतलब? क्या डायरी नहीं थी वहाँ? थी तो फिर? मगर मुझ में हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की ताकत नहीं थी। क्या हो गया? क्योंकि तिजोरी की चाबी देने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ? राजेश, वो बदले की चिंगारी जो बचपन से मैंने अपने सीने में जला रखी थी और सारी जिंदगी नफरत की हवाओं ने जिसे शोले की शक्ल दे दी थी, वो शोला, वो आग माँ की बेबसी को देखकर ठंडी हो गई है, उसके आंसुओं से बुझ के रह गई है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ राजेश, मेरी माँ बेकसूर है, वो बेबस थी, बेबस है। तकदीर के हाथों से सिवाय दुख और मायूसी के कुछ नहीं मिला। ऐसी जख्मी आत्मा को और जख्मी करना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं है। अपनी माँ के जख्मों को देखकर तुम अपने जख्म भूल गई, जिंदगी भर की नफरत भूल गई, और मैं जो अपने पिता की चिता अपने सीने में दबाए बैठा हूं, तुम उस राक्षस को माफ कर देना चाहती हो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ का पति है, उसका सुहाग है। राजेश प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना, कि जिस आदमी से मैं बदला लेना चाहता हूं उसकी पत्नी तुम्हारी माँ है, और तुम अपनी माँ की मोहब्बत के कदमों में मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा देना चाहते। नहीं राजेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा था, अब मैं तुम्हें सही समझ रहा हूं। तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। खामोश, बात हो गया है नाटक, अब तुम यहां से जा सकती हो। लेकिन जाने से पहले एक बात सुनो। कल तक मेरा एक दुश्मन था, आज एक और है, और वो तुम। नाउ गेट आउट ऑफ माय लाइफ, गेट आउट। मिस्टर बजरंगी। हाँ जी, फरमाइए। यू आर अंडर अरेस्ट। हिंदी में बोलिए, हमारी मातृभाषा। तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मगर क्यों? वो तो पुलिस स्टेशन जाकर मालूम पड़ेगा। जाहिर है कि पुलिस स्टेशन में मैं झूठे हाथों के साथ तो नहीं आ सकता। मैं जरा हाथ धो लूं। मगर जरा जल्दी। धन्यवाद। पिताजी, क्या? पुलिस ने बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कौन सी कयामत आ गई? अगर इसी तरह गरीब मजदूरों पर जुल्म होता रहा तो कयामत जरूर आ जाएगी डैडी। तुम्हारी इस बेहुदा बकवास को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है डैड। अमीर गरीब को ना कभी हक देता है ना वक्त, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें हक भी दूंगा और वक्त भी।
तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ वो 2 टके के बजरंगी को छुड़ाने की कोशिश करोगे? हाँ पिताजी, क्योंकि 2 टके की मजदूरी अपनी मेहनत से आपकी तिजोरी को टकसाल की तरह भर देते हैं। ये 2 टके के मजदूर जो दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, आप जैसों को करोड़पति बनाते हैं। ये दौलत, ये जायदाद मैंने गरीबों के बदबूदार पसीने से नहीं बल्कि अपनी अकल से कमाई है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है डैडी। अगर मेहनत अकल का साथ ना दे तो अकल को जंग लग जाता है, और अगर मजदूर सेठ का साथ ना दे तो मशीनों को जंग लग जाता है। तुम अपनी ये घटिया फलसफे और बेहुदा नसीहतें जाके गरीबों को सुनाना, मुझे नहीं। नसीहत नहीं कर रहा हूं डैडी, इंसानियत के आईने में मैं आपको आपकी जुल्म करने वाली सूरत दिखा रहा हूं। रणधीर, मैं तुमसे कहता हूं अपनी जबान पर काबू रखो। जबान पर काबू रखूंगा, लेकिन जज्बात पे नहीं। मैं बजरंगी को छुड़ा कर रहूंगा। अगर आपकी बार तुमने हरकत की तो मैं तुम्हें... तो क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा? मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम आईने में मुझे मेरी सूरत दिखाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक ऐसे आईने में तुम्हारी सूरत दिखाऊंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। इसलिए मुझसे मत उलझो, अपना काम करो। अब तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब तो मैं वो आईना देखकर ही जाऊंगा जिससे मुझे अपनी सूरत से नफरत हो जाएगी। तुम अपनी सूरत देखना चाहते हो तो तुम्हारी असलियत यह है मिस्टर रणधीर कि तुम मेरा खून नहीं हो, तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जाने किसका गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जिसे पाक करने की और तुम्हें इंसान बनाने की मैं एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हार गया। तुम्हारी जगह अगर मेरा अपना बेटा होता तो अपने बाप के हुक्म को भगवान का हुक्म समझकर मेरे कदमों में अपना सर झुका देता, मगर तुम तो गैर हो ना। तुम्हारी रगों में जो खून है उसमें गद्दारी, बेईमानी और एहसान फरामोशी का रंग मिला हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? इंद्रानी, अपनी इस किराए की औलाद को समझा दो कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करे, वरना कुचल के रख दूंगा। अमीर को गरीब होते देखा था, आज माँ बाप होते हुए अनाथ होते पहली बार देख रहा हूं। माँ, ये सच है कि तू मेरा खून नहीं है माँ, लेकिन मेरी रगों में दौड़ने वाले हर कतरे पर सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। ममता की मोहर लगी है उस पर। अगर तू ना मिला होता तो मैं कब की मर गई होती। मतलब मैं... हाँ बेटे, शादी की रात मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने निकली थी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो बेचारा फुटपाथ के किनारे पड़ा अकेला रो रहा था। आखिर मैं भी मां थी। लेकिन... हाँ बेटे, मैंने पहले भी एक औलाद को जन्म दिया था और वो मुझसे बिछड़ गया था। उस बच्चे की आवाज में मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी सूरत में मुझे मेरे बच्चे की सूरत नजर आने लगी। मुझे ऐसे लगा मेरा बच्चा मुझसे अपनी ममता का हक मांग रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और वो हंस पड़ा, और उसकी वो मुस्कुराहट में मेरे सारे दुख डूब गए। वो बच्चा और कोई नहीं, तू ही है बेटा। और वो औलाद जिसको खोकर मैंने तुम्हें पाया, वो सुनीता है बेटा। बेटा, घबराओ मत माँ। उसके और तुम्हारे बीच जो ममता का रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और वही रिश्ते की डोर उसे वापस खींच लाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जी मैं ठीक कर रहा हूं, ये शादी नहीं होगी। अरे अगर ये शादी नहीं होगी तो मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खाक में मिल जाएगी। वही तो मैं नहीं चाहता। अगर ये शादी रुक जाएगी तो आपकी इज्जत, आपके खानदान का नाम बच जाएगा, क्योंकि मैं एक बदनामी का दाग हूं जिसे खुद नहीं मालूम उसके मां बाप कौन है। ऐसे गुमनाम शख्स को दामाद बनाकर आप अपने नाम को बदनाम कर बैठेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम सेठ मोहनलाल के बेटे हो। जी नहीं वकील साहब, मैं उनके रहम
उनके टुकड़ों पर पलने वाला लावारिस हूं। लेकिन ये सब किसने कहा तुम्हें? सेठ मोहनलाल ने। आज बरसों बाद उन्होंने मुझे अपनी असलियत बताई। ऐसे ठीक किया उन्होंने, नहीं तो झूठ की चादर में छुपी सच्चाई कभी बाहर ना आती, वही दम तोड़कर रह जाती वो। अगर ये सच भी है बेटे, तो मुझे तुम पर नाज है कि तुमने मुझे अंधेरे में नहीं रखा, मुझे धोखा नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि तुम्हारे माथे पर किसी बड़े खानदान का लेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस सीने में एक शरीफ दिल है, एक इज्जत वाली आत्मा है। अब मैं नाम का नहीं, इज्जत का पुजारी हूं। आपने सब जानकर भी मुझे इज्जत बख्शी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत, आपकी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। आज तक दुनिया वो ठोकर मारी है, रिश्ते की सारी दीवारें तोड़कर तन्हाई के मैदान में जा गिरा। अचानक अकेला हो गया। जिसे बाप समझता था वो गैर निकला। मुकद्दर ने आज वो आईना दिखाया तो पता चला कि मेरा कोई नहीं, मैं यतीम हूं, मैं लावारिस हूं। यतीम? लावारिस? तो क्या तुम मोहनलाल के बेटे नहीं हो? नहीं, उनका मेरा रिश्ता नकली था और आज मैं वो घर छोड़कर जा रहा हूं। घर छोड़कर जा रहे हो? कभी तुमने ये भी सोचा है कि उस मां का क्या हाल होगा, तिप्ती का क्या होगा? दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। भूल जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, और उनमें से मैं एक हूं। राजेश, दोस्तों का रिश्ता तो भाइयों के रिश्ते से बहुत ऊंचा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी तुमने बहुत काम करने हैं, बहुत काम पेंडिंग है। तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। हाँ। नहीं मिस्टर, बजरंगी नामी किसी आदमी का ना तो हमने गिरफ्तारी वारंट निकाला है और ना ही गिरफ्तार किया है। कमाल, ऐसे कैसे हो सकता है? गिरफ्तार होने वाले का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। यकीन कीजिए, जो खबर मुझे मिली है कि एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार उसे लेके गए हैं। इम्पॉसिबल। लगता है आपको कोई गलत खबर दी गई है, धोखा हुआ है। धोखा? लगता है धोखा ही हुआ है। सेठ जी, आप यहाँ? जी हाँ, मैं। लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ ऐसे? ये मशीन बिगड़ गई, इसको जरा ठीक करना है। मुझे बनाया गया है बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करने के लिए, लेकिन जरा आपकी मशीन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा मतलब है टाइम लगेगा थोड़ा। टाइम? जी, वो क्या है कि आपके आदमी मुझे उठा के ले आए, लेकिन मैं अपने औजार साथ नहीं लाया। तो आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में औजार लेके आता हूँ। हाँ महाराज, जल्दी क्या है, मैं मंगवा देता हूँ। सुनो, इसके औजार लेकर आओ। थोड़ी गड़बड़ है ना, वो इनको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा हथियार किधर फिट होता है? गड़बड़ है थोड़ी। ये क्या कर रही हो बेटी? मेरी माँ जो इस कैद खाने में बरसों से उम्र कैद की सजा काट रही है, उसे छुड़ा के ले जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं माँ, अगर मोहनलाल को पता चल गया कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ और उसके पुराने दुश्मन दिनेश की बेटी, तो वो तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे। लेकिन इतने बरसों बाद तो मिली हो तुम, तुम्हें कैसे गवा सकती हूँ मैं? तुम्हें तो सुख की जिंदगी देना चाहती हूँ मैं। चलो माँ, तुम्हें मेरी कसम। मगर मेरे रणधीर का क्या होगा? वो अपनी माँ को ढूंढता हुआ तुम्हारे तक जरूर पहुंच जाएगा। चलो माँ। बोलो, काम करते हो या इसकी गर्दन टूटने का तमाशा देखना चाहते हो? बजरंगी, मेरी जान भी चली जाए पर तू इनकी बात मत सुनना, मत सुनना। अरे इसका तो बाप भी करेगा। बजरंगी, गैर कानूनी काम है, तुम अपने हाथ काले मत करना, इनकी बात मत सुनना, मत सुनना बजरंगी।
मैं तुम्हें अपना वफादार समझा था और तुमने अपने गद्दारी के दांतों से मुझी को काटने की कोशिश की। अब देखना, ये मोहनलाल जिसके बाल बाल में सुअर का बाल है, तुम दोनों माँ बेटी का क्या अंजाम करता है, क्या हशर करता है। सुनो मोहनलाल, मौत से कम तुम करोगे नहीं और मौत से ज्यादा कर नहीं सकते। जिस माँ बेटी को तुमने जीते जी मिलने नहीं दिया, आज उन दोनों को एक साथ मौत की आगोश में दे रहे हो। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? हार तो तुम्हारी ही होगी। हार किसकी होगी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तुम माँ बेटी के लिए मैं एक तोहफा लाया हूं। मुझे यहां से जाने में 10 मिनट लगेंगे और इसे फटने में भी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट बाद यहां एक धमाका होगा। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो सामने भगवान खड़ा होगा। प्रार्थना कर लो। मेरा पैर, मेरा पैर। इन्हीं पैरों को कुचलने के लिए तो मैं जिंदगी भर इंतकाम की आग में जलता रहा। याद कर मोहनलाल, मेरा एक दिन इसी तरह तूने एक शरीफ इंसान को अपाहिज बनाया था। याद कर। क्या याद करूं? याद कर जगदीश बाबू को। अपनी याददाश्त पर जोर दे मोहनलाल। उससे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध? अरे संबंध मेरे खून का है, मेरी आत्मा का है। मैं उसका बेटा हूं। बेटा? तुम उसके बेटे हो? हाँ बेटा, इसीलिए आज मैंने तुझे अपाहिज बनाकर अपने पिता का बदला ले लिया है। तू नहीं, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तेरी जान खतरे में। चले जा बेटा, चले जा। बेटा, माँ, बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका तोहफा। हमने माना कि घिसी पिटी चीज किसी को तोहफे में नहीं देते, लेकिन क्या करें, ये अपनी आदतों की वजह से पिटे पिटाए हैं। गर्दन सलामत है, फंदा फिट हो जाएगा। नायक, इसे ले चलो पुलिस स्टेशन। ले जाइए। वो देखो लेके बारात दुल्हा आए।